बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, आज के दौर में अगर देखा जाए तो हमारे नौजवान बहुत ज्यादा बेरोजगार नजर आ रहे हैं। ऐसी वजह नहीं है कि तालीम की कमी है, तालीम हासिल करने के बावजूद उनको उनकी कंसर्न नौकरियां नहीं मिलती। एक वजह यह भी बताई जाती है कि हुनर की, तजर्बा की और रहनुमाई की कमी है। आज अपने प्रोग्राम में हम जानेंगे कि आखिर हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है और किन मुश्किलात का उनको सामना है। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर साकिब भट्ट मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। मुल्क में बेरोजगारी एक संजीदा मसला बनती जा रही है और इसका सबसे ज्यादा असर नौजवान तबके पर पड़ रहा है। हर साल हजारों तलबा अपनी तालीम मुकम्मल करके अमली जिंदगी में कदम रखते हैं, मगर इन्हें अपनी काबिलियत और तालीम के मुताबिक रोजगार हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नौजवान का कहना है कि डिग्री हासिल करने के बावजूद तजर्बे की कमी और महदूद मौके इनके रास्ते में बड़ी रुकावट बने हुए हैं, जिसके बाइस वो जहनी दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक बदलते हुए दौर में सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं रही, बल्कि मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक हुनर और महारतों का होना भी इंतहाई ज़रूरी है। इसी वजह से कई नौजवान अब रवायती नौकरियों के साथ साथ मुतबादिल रास्तों की तलाश में हैं, जिनमें फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस और मुख्तलिफ टेक्निकल स्किल्स सीखना शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर नौजवानों को दुरुस्त सिमत, जदीद तरबियत और आगाही फराम की जाए तो वह न सिर्फ अपने लिए बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं, बल्कि मुल्की माशरत में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि नौजवान मायूसी की बजाय अपनी सलाहियतों पर एतमाद करें, नए हुनर सीखें और बदलते हुए हालात के मुताबिक खुद को तैयार करें, क्योंकि यही नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं और इनकी कामयाबी ही मुल्क की तरक्की की जमानत है। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। साकिब भट्ट से जानते हैं। जी साकिब, बताएगा क्या वजह है, पाकिस्तान में बेरोजगारी की वजह क्यों सबसे ज्यादा बताई जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फजाइल आसिम। और हम इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले इसकी जो कहते हैं ना, हर चीज़ की एक जड़ होती है, मैं सबसे पहले फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। और फ्लैशबैक में जाकर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि एक दौर था कि जब सबसे पहले जब जो स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, वो मैट्रिक करता था तो उसके बाद ना साथ ही वो टाइपिंग कोर्स का कहते थे कि जी टाइपिंग करें, तो आप कोर्सेज आ जाते जी थे। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो टाइपिंग करते थे। और उसके बाद आपने ये लैंग्वेज देखा होगा थे कि लैंग्वेज कोर्सेज, हाँ जी, और उसके बाद टाइपिंग करके तो वो बड़े बड़े ऑफिस में टाइपिस्ट 15-15, 20-20 टाइपिस्ट जो है ना बड़े बड़े ऑफिस में बैठे होते थे और वो टाइपिंग कर रहे होते थे। टाइपिंग को अपना कवर कर लिया, उसकी रिप्लेसमेंट हो गई कंप्यूटर से, ठीक है। अब जब कंप्यूटर आ गया तो वो जो 20 बंदे जो बेरोजगार हो गए कंप्यूटर की वजह से, जिद्दत आ गई, लेकिन बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी आज की नहीं है, ये पिछले कोई 20-25-30 साल से चल रही है। फिर आपकी एआई आ गई है और किस तरीके से आप देखें, हाँ जी, चेंजेस आते जा रहे हैं। बिल्कुल, अब वहां से आप शुरू होते हैं, कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर को फिर जिद्दत करते करते फिर मतलब कि पहले प्रिंटर, डॉटमेटिक प्रिंटर था, उसके बाद फिर आगे जब चल पड़े तो फिर लेजर प्रिंटर आ गए, लेजर प्रिंटर तक। और फिर मतलब पहले डॉटमेटिक प्रिंटर जो है 2-3 मिनट में प्रिंट निकालता था, उसके बाद पता लगा कि जी जो लेजर प्रिंटर है वो जनाब उसने सेकंडों में चीजें निकालनी शुरू कर दी। तो ये जो सफर है ना बेरोजगारी का नौजवानों का, ये बड़ी देर से शुरू हुआ है। अब बात आ रही है कि बेरोजगार नौजवान क्या करे। अब बेरोजगार नौजवान पढ़ तो रहा है, अब आप देख रहे हैं पहले एमबीए इतना रियर होता था कि एक बंदा जब एमबीए करता था तो बड़ा हम देखते थे कि यार ये इसने एमबीए किया हुआ है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट थी। उसके बाद एमबीए हुआ, फिर बीए जिसने किया हो, ग्रेजुएट किया हो, वो मतलब कि फिर जिसने एमए किया हो। अभी आप देख लें कि जो नौजवान नस्ल हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भरी पड़ी है, ठीक है, पूरे नौजवानों से। इसका मतलब है कि एजुकेशन की रेशो वो बड़ी है, यानी कि जो हमारे जो तालीम याफ्ता तबका है, जो बच्चे हैं वो बड़े हैं। तो यानी कि उस आप देख लें सारे रश के बावजूद इस वक्त बेरोजगारी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। मतलब कि जो तालिब इल्म है उसको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नौकरी की आ रही हैं। आपने एआई का बिल्कुल लेटेस्ट आ गया, ठीक है, एआई लेटेस्ट आ गया। अब मुझे ये बताएं इसके लिए जॉब्स किसने क्रिएट करनी है? अब जो कंप्यूटर का काम है उसने एआई ने कर दिया। अब घर बैठे वैसे ही अगर आपने कोई एक पोस्टर बनाना है या कुछ करना है, किसी ने मतलब कंप्यूटर शॉप खोली है, किसी ने प्रिंट शॉप खोली है, तो आपने उसके पास जाने नहीं है, वो एआई ने और चैट जीपीटी ने वो करके आपने पोस्टर बना के आप इवन देखें जो डिफरेंट कैफेज, रेस्टोरेंट्स, डिजाइन्स है वो भी लोग चैट जीपीटी से निकाल के डिजाइन्स निकाल के देते हैं। अब ये एआई जो है, ये मैं समझता हूँ कि शायद मेरा अपना एक है कि इसके आगे अब जो होगा वो मतलब कि क्या आएगा। अब लोग ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाद मतलब
कि सारी चीजें, अब देखे ना एआई के बाद आर्किटेक्ट की भी देखे ना जॉब चैट जीपीटी ने ले ली, चैट जीपीटी ने ले ली। अब रोबोटिक सिस्टम अगर शुरू हो जाता है तो फिर मतलब कि अब हम लोगों को ये चाहिए, जब ये हम सिस्टम शुरू कर रहे हैं तो हम अपने नौजवान नस्ल के लिए भी कुछ सोचें कि हमने इसने क्या करना है आगे, इसने मतलब क्या करना है, वो हम लोग नहीं सोच रहे। हमारी चीजें तरक्की कर रही हैं, दुनिया में जितना भी इंटरनेशनल लेवल पे है, जब ये चीजें होती हैं, एआई आई है, कंप्यूटर्स आए हैं, तो उसको रिप्लेस जब किया गया है तो उसके साथ साथ और भी चीजें, स्किल्स जो हैं वो किए गए हैं ताकि जो नौजवान नस्ल है वो बेरोजगार ना रहे। तो फिर अब क्या नौजवान क्या करें हमारा जो बेहतर मुस्तकबिल बन सके? पाकिस्तान में ये एक अलमिया है कि यहाँ पे जब चीजें जो है ना लेटेस्ट आ जाती हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे लगता है जिस तरह कि मतलब एक सड़क बन जाती है तो उसको संभाला नहीं जाता, मतलब उसको ये नहीं देखा जाता कि आज से 20 साल बाद इसके ऊपर ट्रैफिक फ्लो क्या होगा। ऐसे मतलब यहाँ पे जो है ना मुझे ये लग रहा है कि मिसमैनेजमेंट ऐसी होती है कि वो ये देखते हैं कि बस इस वक्त इसकी जरूरत है, बस इसको बना दें। वो प्लानिंग नहीं ना होती, प्लानिंग नहीं प्रॉपर 20 इयर्स अहेड की प्लानिंग नहीं है इनके पास। प्लानिंग नहीं है, मतलब आज से 50 साल बाद, 30 साल, कम से कम चले 20 साल 25 साल बाद की तो प्लानिंग होनी चाहिए ना कि इस पे ट्रैफिक फ्लो जो है वो क्या होगा। और इसके साथ इसी तरह ही स्टूडेंट्स के मुतालिक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अलमी है कि यहाँ पे जो हमारी हुकूमत है ना वो इस बारे में सोच नहीं रही। सबसे पहले तो आपको ये पता है एजुकेशन का महकमा जो है अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मतलब थोड़ा होना शुरू हुआ है, लेकिन बेहतरी की तरफ। लेकिन आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल, अब मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊंगा, ये सबसे बड़ी बात है कि सरकारी स्कूलों में अब एक सरकारी कॉलेजेस जो हैं उसमें एआई का सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, मैं मतलब कि गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ये है अपना सिविल लाइंस, इसमें एआई का सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया जा रहा। अब इनमें एआई का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा, दूसरे कॉलेजेस में मेरिट बहुत ज्यादा है, उसके बाद स्टूडेंट्स करेगा एआई जिसने स्टूडेंट्स करने एआई करने हैं वो कहाँ पे जाएगा? जिसके 70% नंबर है या उससे नीचे नंबर है वो परसेंटेज किधर जाएगा? यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे फैसिलिटीज देना बहुत जरूरी है स्टूडेंट को। अगर आप ये चाह रहे हैं तो उनको स्किल्स का और भी कुछ सोचें कि स्किल्स की तरफ आए। मतलब तो आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन और फ्रीलांसिंग से किस तरीके से हमारा नौजवान जो है वो फायदा उठा सकता है? अच्छा, मैं आपको ऑनलाइन और फ्रीलांसिंग जो है ना ये सबसे ज्यादा इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। अब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग लोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये वही वाली रोजी है जो हवाई रोजी नहीं होती। आपको काम आ गया, आपका काम गलत हो गया, आपके पैसे फंस गए, आपकी पेमेंट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफी मतलब के हैं प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर फीवर वगैरह ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे तालिब इल्म काम कर रहे हैं या नौजवान नस्ल काम कर रही है और काम भी बड़ा अच्छा बेहतर हो रहा है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक हवाई रिस्क है ना। आप मतलब बैठे हैं, देखिए एक जो आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके टाइम स्पेंड करते हैं और वहां पे चाहे आपका अपना कारोबार है या जॉब है, वहां पे एक आपकी एक मतलब टाइम होता है, फिर उसके बाद आप एक सिस्टमैटिकली आपका सिस्टम चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है। इस सिस्टम से आप हट जाते हैं। आप मिसाल के तौर पे घर बैठे काम कर रहे हैं तो आप पता नहीं जब मर्जी उठ रहे हैं, जब मर्जी सो रहे हैं, जब मर्जी रात को काम कर रहे हैं, दिन को काम कर रहे हैं। ये रूटीन जो है ना हमारी सेहत को भी खराब कर रही है इस चीज को। तो फ्रीलांसिंग में मैं आपको ये कहूंगा कि काम बहुत अच्छा है, ऑनलाइन में काम बहुत अच्छा है, सारी चीजें हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे, अभी देखें ना सॉफ्टवेयर हाउसेस जो बन रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, सबसे पहली तो बात है यहाँ पे मतलब कि वो चीजें इतनी बिजली की वजह से महंगी हो गई हैं कि यहाँ पे बैठे बैठे जिन्होंने सॉफ्टवेयर हाउसेस खोले हुए हैं उनको वैसे ही मतलब कि महंगा पड़ रहा काम। दूसरा साकिब, आपने ये भी देखा होगा कि हमारी नौजवान नस्ल आजकल कॉल सेंटर्स का कारोबार बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है और हमारे नौजवान जो है बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं और उधर से उनको अच्छी इनकम भी मिल जाती है, शिफ्ट्स होती हैं इस। और सिर्फ नौजवान में वो नहीं, जो कंसर्न लोगों, ऐसे लोग जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं, वो भी उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये बात कहूंगा कि अब जिस तरह वो बैठते हैं ना वहाँ पे ऑफिस में, तो उसमें 1 नंबर भी हैं, 2 नंबर भी हैं, लाजमी बात है फ्रॉड्स भी हैं। अब जहाँ पे बैठ के कुछ लोगों ने ऐसे किया हुआ कि वहाँ पे जब कॉल्स आती हैं, कॉल सेंटर्स हैं, वहाँ पे कॉल्स आती हैं तो उनको गालियां भी पड़ती हैं। साकिब बट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे गेस्ट हैं, पहले उनको ले लेते हैं, मैं आपकी तरफ आती हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जफर महमूद चौधरी साहब हैं। ही इज फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आजकल का हमारा नौजवान तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेरोजगार नजर आता है, क्या वजह देखते हैं? किस तरीके से आप पाकिस्तान के हालात को देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी मैडम आपका। जो इस वक्त स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में एजुकेशन का वो इंतहाई नाकस है। जो फैकल्टीज हैं वो इंतहाई नामनासिब मामलात हैं उनके। और दूसरा ये है कि सिलेबस जो उस तरह का नहीं है। आज आप किसी भी मास्टर स्टूडेंट्स को कहें कि वो एक जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख दे तो वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। ना भी प्रोफेशनलिज्म है, ना एजुकेशन का वो स्टैंडर्ड है। आज अगर 25 लाख बच्चा निकलता है तो उनमें से 2-3 हज़ार बच्चा ऐसा होगा जिसको आप ट्रेन कर सकते हैं,
कि वो किसी भी जॉब के लिए फिट हो। तो यहाँ पे जो मटेरियल निकल रहा है वो शॉर्टकट के सिलसिले में है, टीचर उस तरह की स्टडी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट जब निकलता है तो उसको पता नहीं होता कि उसने आगे क्या बनना है। ये बेसिकली आखिरी जो साल होता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो फैकल्टी को चाहिए कि उनको स्टडी करे, उनका लाइसेंस कराए चैम्बर्स के साथ, उनका लाइसेंस कराए इंडस्ट्री के साथ, एकेडेमिया का। और लाहौर चैम्बर में इंडस्ट्री एकेडेमिया के ऊपर बहुत काम हो रहा है। फिर उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्दर स्टडी करनी है उसको उसके मुताबिक स्टडी कराएं। कुछ हमारी बेटियां, वालिदैन कहते हैं कि जी अच्छी एजुकेशन कर लें तो उसके बाद वो एक अच्छी माँ बन जाएं और एक अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो उसके लिए उनको भी हमें उस हवाले से जो है ना वो थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में जिस फील्ड में कोई स्टूडेंट जा रहा है आखिरी साल में उसकी प्रैक्टिकली उस चीज का उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो क्या करे। अगर उसने कोई एसएमई बनना है, कोई बिजनेस करना है, तो उसको आप बताएं कि जी हाउ ही कैन स्टार्ट हिज बिजनेस। वो जाके चैम्बर्स में कैसे मेंबर बन सकता है, एनटीएन कैसे वो ले सकता है, और उसके अलावा वो जो बिजनेस करना चाहता है उसको कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो आज स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से निकलता है तो उसको नहीं पता होता कि उसने क्या करना है, फिर हालात उसको जिस तरफ ले जाएं वो उस तरफ चला जाता है। दूसरा जफर साहब, ये भी देखने में बहुत ज्यादा आता है कि ऐसे बच्चे जो देखे ना बिजनेस क्लास से आ रहे हैं, वो बिजनेस स्टडीज पढ़े तो समझ भी आता है कि दिल भी कैपेबल कि उनको बैठे बैठाए बिजनेस मिलेगा और उन्होंने उधर जाके बैठ जाना है। बट ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकते मगर वो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मशवरा होगा? क्योंकि बिजनेस स्टडीज पढ़ने के लिए आपको अच्छा बिजनेसमैन भी होना चाहिए और इतना आपके पास होनी चाहिए कि आप फैसिलिटीज आप बिजनेस कर सकें। मैडम, ये क्राइटेरिया ये नहीं है और ना होना चाहिए कि जो बिजनेस फैमिली से है वो बिजनेस कर सकता है। जो बिजनेस अप्रोच रखता है, जो बिजनेस माइंड है, जिसकी बिजनेस ख्वाहिश है, जिसका ड्रीम है, वो बिजनेस पढ़ सकता है। ये कोई जो एक बिजनेस फैमिली से होगा उसको भी देखें, बिजनेस करने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो लीडरशिप है, मैनेजमेंट है, स्किल है। फाइनेंस तो थर्ड पार्टी अरेंज हो जाता है। फाइनेंस तो आप किसी स्लीपिंग पार्टनर को अरेंज कर लें, बैंक से अरेंज कर लें। आपकी स्किल होनी चाहिए, आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, फिर आप बिजनेस कर सकते हैं। और वो डेडिकेशन और स्किल आपको ड्यूरिंग योर स्टडी लास्ट ईयर में वो मिलनी चाहिए, ताकि आपका इंटरेस्ट अगर डेवलप हो रहा है बचपन से लेके उसके अंदर, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको लर्न कर रहे हैं। और फिर फाइनली यूनिवर्सिटीज के अंदर देखें, यूनिवर्सिटी के अंदर 99% पॉलिटिक्स है, एजुकेशन कोई नहीं है। हर बंदा वहां पे किसी का हक मार के बैठा हुआ है, किसी की सीट पे बैठा हुआ है, जाली डिग्रियों में बैठा हुआ है, नॉलेज उसके पास है नहीं, नॉलेज अपडेट नहीं है, दुनिया के नॉलेज डिफरेंट हैं, वो अपनी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, किसी को एक्सपीरियंस नहीं है प्रैक्टिकल। तो हुकूमत ये लैपटॉप और ये चीजें देने की बजाय यूनिवर्सिटीज के अंदर की सियासत खत्म करे और यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है उसको अपडेट करे और वहां पे प्रैक्टिकल लास्ट ईयर में उनकी कोलैबोरेशन करे, वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड से, ताकि वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस ले। आखिरी सालों में उसकी डिटर्मिनेशन हो जाए कि मैंने क्या करना है, उसको लाइन ऑफ एक्शन मिल जाए, तो फिर जब वो मार्केट में आए तो उसको पता होगा मैंने ये करना है, मैंने रेडी नहीं लगानी, मैंने कहीं टीम भर्ती नहीं होना, मेरे पास अगर वसाइल नहीं है जॉब के, किसी ने जॉब करनी है तो जॉब सीकर्स के लिए भी आप उनके मैनेज करें कि वो किस तरह जॉब कर सकता है। वहां से तो स्टूडेंट निकलता है तो वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। तो इसलिए ये क्राइटेरिया नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा और बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा। एवरीवन कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर ही वांट टू डू। मगर माशरे में अगर जफर साहब आप देखें तो यही कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, डॉक्टर यही सोचता है कि मैं हॉस्पिटल बना लूं या क्लिनिक बना लूं ताकि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं। मोस्टली फैमिलीज में ये चीज देखने में आती है कि डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स ही बनते हैं और इंजीनियर्स के बच्चे इंजीनियर्स। मगर मैंने ये चीज भी विटनेस की है कि कुछ बच्चे बाय डिफॉल्ट जिस फील्ड में जाते हैं वो फ्लरिश करते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, ये डिटर्मिनेशन होती है ना कि वो क्या करना चाहता है। हमारे मुल्क के अंदर ये कॉन्सेप्ट एक इस्लामिक वर्ल्ड के हवाले से बड़ा बैड कॉन्सेप्ट है कि लोग लालच बड़ा करते हैं कि मैंने हॉस्पिटल अपना प्राइवेट बना लेना है, खिदमत मैंने नहीं करनी, मैंने लोगों के कपड़े उतारने हैं, स्कूल प्राइवेट बना लेना है, कॉलेज प्राइवेट बना लेना है, मैंने 10 रुपए की चीज 200 रुपए की बेचनी है। यहाँ पे इंसानियत और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन वो बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे वो सिस्टम है ही नहीं कि आपने खिदमत करनी है, आपने मुल्क के अंदर अपने हिस्से की मुआशरे में पार्टिसिपेशन करनी है। ये जो है ना, ये सोसाइटी ड्रिवन मुआशरा अब नहीं रहा, इसलिए कि हुकूमत उस बात की सरपरस्ती करती है।
हुकूमत के लूप होल इतने हैं, हुकूमत किसी चीज को मॉनिटर नहीं करती। देखिए 2-3 चीजों पे हुकूमत को फोकस करना चाहिए। सबसे पहला जो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए वो एजुकेशन है। एजुकेशन का बजट और हेल्थ का बजट पाकिस्तान में सबसे कम है। दूसरी जो बात है वो नेसेसिटीज है कि लोगों को नेसेसिटीज मिले। तीसरी बात है कि लोगों को कम से कम रोजगार मिले और लोगों को खालस चीजें मिले। यहाँ तो जहर खालस नहीं मिलता। तो जिस मुल्क में हुकूमत ना आपकी सरपरस्ती एजुकेशन में करती है, ना आपकी सरपरस्ती, आप देखें टैक्स देते हैं, बिजनेसमैन 60% टैक्स देता है अप्रोक्सीमेटली, और जो है सैलरी पर्सन वो भी 30% टैक्स देता है। तो उसके अगेंस्ट देखें फैसिलिटीज क्या है, करप्शन है। आज 15,264 अरब का बजट गवर्नमेंट ने रखा हुआ है और 30,000 अरब की करप्शन है सिर्फ एफडीआर में। तो जिस मुल्क में आपके पास टारगेट ना हो कि आपने एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, 30-30 साल पुराने निसाब, कोई कभी ट्रेनिंग हुई है किसी स्टाफ की, अपग्रेड नॉलेज किया है कि आपने क्या करना है? किसी कॉलेज में जो बंदा चला जाता है ना, वो एक दूसरे को धक्के मार बोल के जाली मामला कर के वो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में होता है, वो पढ़ाने के चक्कर में नहीं होता। तो जिस मुल्क के अंदर इस तरह के सिस्टम डेवलप हो जाएंगे जहां करप्शन बेस्ड सिस्टम होता है, यहाँ पे हर चीज प्राइवेटाइज हो गई है, हर चीज आपको खरीदनी पड़ती है। आप टैक्स भी देते हैं, फिर आप एजुकेशन भी खरीदते हैं, आप हेल्थ भी खरीदते हैं, आप उसके बाद नेसेसिटीज भी महंगी खरीदते हैं, और हर चीज आपने प्राइवेटली खरीदनी है। और किस तरह ये सर्वाइवल इस माशरे में होगी? तो एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यूनिवर्सिटीज को फोकस करें, सिलेबस अपडेट करें, उनके नॉलेज अपडेट करें जो स्टाफ हैं उनके, और उसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि एक R&D डिपार्टमेंट बनाए, इंडस्ट्री एकेडमिया का लिंक करे, और जितने स्टूडेंट वहां से निकलते हैं उनके लिए या बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज रिसर्च करके बताए कि जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं वो बिजनेस में जाएं, जो फैमिली बिजनेस में जाना चाहते हैं फैमिली बिजनेस में जाएं, जो जॉब में जाना चाहते हैं जॉब में जाएं, जिन्होंने बाहर फर्दर स्टडी करनी है उनको फैसिलिटेट करें, वो वहां जाएं, ताकि वो 25 लाख बच्चा हर साल मुआशरे के ऊपर बोझ ना बने। अच्छा जफर शोएब साहब, ये बताइएगा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से जो अभी ये बात हो रही थी आपकी बेरोजगारी की, तो इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कोई ऐसी एफर्ट कर रहा है या कोई सेमिनार्स वगैरह या कोई ऐसी चीजें अरेंज कर रहा है, कोई वर्कशॉप या? जी बिल्कुल कर रहा है जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबसे पहले तो हमने इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज कमेटी बनाई है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग देती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके साथ MOU करते हैं, उनको चैम्बर में इंटर्नशिप कराते हैं, बच्चों को वो आए, देखें, सीखें, फिर जहां जरूरत हो रिकमेंड करते हैं कि आप जाके डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इंटर्नशिप करें, ट्रेनिंग करें। जो यूनिवर्सिटी हमारे साथ अटैच होती है, जो थोड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उसमें ज्यादा पेश होती हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को कुछ दिखाना होता है कि 10 बच्चे इधर निकल गए, तो वो उस हवाले से फिर जो एंटरप्रेन्योर बनता है, लाहौर चैम्बर में हम यहाँ डिफरेंट सेमिनार कराते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग आते हैं, डिफरेंट डेलीगेशन जाते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, यहाँ पे मसाइल इश्यूज के ऊपर डिस्कशंस होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, तो मेंबर्स होता है उसको इजाजत होती है कि वो आके में बैठे लर्न करे, इश्यूज फ्रेम करे। और सारी ये तो ये जो चैम्बर है इस वक्त सबसे ज्यादा किरदार अगर कोई इदारा जो ना परफॉर्म कर रहा है तो वो चैम्बर्स हैं पूरे पाकिस्तान। अच्छा मुझे ये बताइएगा, चैम्बर आपने भी जिस बात की प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ही आपके साथ जो है ना वो लाइजन करना चाह रही हैं, तो आप गवर्नमेंट को कुछ अप्रोच करना चाहेंगे, गवर्नमेंट से करना चाहेंगे कि जो उनके जो कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो मतलब के गरीब स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी भी इंटर्नशिप या वर्कशॉप जो है वो इधर होनी चाहिए चैम्बर? सर हम तो प्रेफर करते हैं, मैंने यहाँ पे MOU साइन किए, हमने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, हमने लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी से किया, हमने लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैंने खुद जाके फैकल्टी ट्रेनिंग दी, और खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि वो लोग टीचर तो क्या, वो वहां पे क्लर्क होने के काबिल नहीं है जो वहां प्रोफेसर हैं, और जहां उनका एटीट्यूड है, जो उनका नॉलेज है, और जो चीजें हैं, मैंने उनको बताया ये बाइफरकेट करके कि आप ऐसा करें कि आप यहाँ पे आखिरी साल में हमारा एक डेस्क बना लें, हमारे पास विजिट कराएं चैम्बर में कि हाउ टू डू बिजनेस, फिर आप क्लासीफाई करें कि किस बच्चे ने क्या करना है, किस बच्ची ने बिजनेस में जाना है, उसके वालिदैन ने अगर उसकी शादी कर देनी है हमारी बेटी की कि वो पढ़ ले और वो अच्छी माँ बन जाए कल को, तो उसको ऐसा ट्रेन करें कि वो कल एक मुआशरे की अच्छी माँ बने। तो वहां पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, वो लोग करना ही नहीं चाहते, वहां सिर्फ जंग लगी हुई है कि मेरी सैलरी कम क्यों है, इसको मैंने ऊपर नहीं आने देना, इसको मैंने नीचे नहीं जाने देना, जाली डिग्रियां, केसेस और वो सिफारिशें, और वहां पे हर शख्स सिफारिश की है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। सफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
जी वेलकम मैम, वेलकम। साकिब बट आप मुझे बताएं, हमारी सोसाइटी में एक ये बहुत ज़्यादा प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से एक प्रेशर होता है कि बच्चे को हम पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि वो कोई अपनी भी चॉइसेस दें, वो अपनी मर्जी से भी कोई जो है ना जो है ऑप्ट कर सके प्रोफेशन। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इस पे आप क्या कहेंगे? बच्चों को चांसेस देने चाहिए? हाँ फ़ज़ाइल आसिम, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, बल्कि मेरे जहन में ये चीज़ थी और मैं सबसे पहले अपने कोहिनूर न्यूज़ के तवस्सुल से, इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बात वालिदैन को, ये बात पेरेंट्स को ये बात समझाना चाहूँगा कि आप बच्चे पे प्रेशर मत डालें। हाँ। बच्चा अगर साइंस करना चाह रहा है, आर्ट्स करना चाह रहा है, कंप्यूटर साइंस करना चाह रहा है, डॉक्टर में जाना चाह रहा है, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक डॉक्टर का बच्चा, डॉक्टर की ये पूरी ख्वाहिश होती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो सारे डॉक्टर ही बन जाए, हाँ। और मैं हॉस्पिटल जो है और आगे से जिनके साथ शादियां करें वो भी डॉक्टर्स हो, वो पूरी फैमिली डॉक्टर्स की, और हम हॉस्पिटल कर ले और हम ना इकट्ठे मतलब बैठ के ना सारे मतलब कमाई करें बड़ी अच्छी। और जो इंजीनियर है वो भी यही चाहेगा, और जो मतलब कि इस तरह ना वो बाय प्रोफेशन, तो ये प्रोफेशन एक नहीं है, बच्चा बाय नेचर जो है डिफरेंट है ना हर हाँ बच्चा। जी बिल्कुल, आप उसको बाय डिफॉल्ट देखें कि डिफॉल्ट क्या जा रहा है उसका ना, वो किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। हाँ। तो उस चीज में, जिस चीज में वो इंटरेस्ट लेता है, जिसमें वो आसानी लगती है, आप उसको उधर उस फील्ड में करें, ताकि ना तो एक उसके ऊपर प्रेशर होगा, और फिर उसके बाद उसके ऊपर ये प्रेशर होता है अगर उसने पढ़ लिया तो जी इसके 90+ ऊपर नंबर आने चाहिए, 95 आने चाहिए, इसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, इसको ये होना चाहिए। आप कभी भी किसी को भी अपने बच्चे से कंपैरिजन मत करें, क्योंकि हर बच्चा 5 उंगलियां बराबर नहीं है। आपके अपने घर में आपके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, सब डिफरेंट हैं। तो मैंने खुद अपनी फैमिली में भी देखा है और बाहर भी देखा है, आम तौर पे ये चीज बहुत एज यूजुअल, ये मतलब कि बच्चे यही कह रहे हैं कि नहीं जी ये इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और ये बहुत कोई अच्छी पोस्ट पे चले जाए, जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, ये बन जाए। कोई ये नहीं देखता कि मेरा बच्चा क्या चाह रहा है। कंपैरिजंस मत करें। कंपैरिजन मत करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नाज़रीन। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से आते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। स्टे ट्यून्ड।